हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईडी. यू नो, एवरी डे यू हैव सीन इन न्यूज़पेपर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑलवेज वाज इन न्यूज़. सो न्यूज़ में थी, राइट नाउ इज ऑल्सो इन न्यूज़ में है. सो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है इसके पीछे का, क्या ऐसा और क्यों पकड़ रही है सभी को, ये क्या काम करती है, इसका क्या काम है. ईडी ईडी बेसिकली जो हमारी है ये इस पर जो आपकी अगर पेरेंट्स एजेंसी की बात करें या पेरेंट्स से बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है. ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकल के आई है 1956 में. 1 मई 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ. 1 मई 1956. ओके. और इसकी पेरेंट एजेंसी जिसे कह सकते हैं एजेंसी, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बट ये इसे अगर हम पार्ट की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत सारी, ये तो पेरेंट एजेंसी हो गया, लेकिन ये आपका जो रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक हिस्सा भी इसे माना जाता है. किसका? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो इसका पार्ट है हिस्सा, उसे भी इसे कहा जाता है. ये बनी किस लिए था? ये 1956 में इसका जब फॉर्मेशन हुआ, इसको इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि इकोनॉमिक जो क्राइम होता है, फाइटिंग होती है या कोई भी इकोनॉमिक लॉज के तहत कुछ गड़बड़ी होती है, उसमें लोगों को अरेस्ट करे, पकड़े, उसकी जांच करे. तो वहीं से ये शुरुआत इसकी हो गई. लेकिन पहले इतने ज्यादा रूल नहीं थे इसमें, कुछ गिने चुने इसके अंदर होते थे और ये चीजें ऐसी बनाई गई थी. और इसे हेड करते हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है गवर्नमेंटल एजेंसी है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है और इसमें जुरिडिक्शनल स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर. तो साथ ही साथ हमें और इसे एक नाम दिया गया है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी तो है ही है, इसे फेडरल एजेंसी का भी नाम दिया जा सकता है इंडिया में. किसका नाम? फेडरल एजेंसी. इसको फेडरल एजेंसी का भी नाम हम दे सकते हैं. अब फेडरल एजेंसी में आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे काम होते हैं. इसके बाद इसमें जैसे जैसे आप देखेंगे कि हमारा, चलो 1 मई 1956 में ये जैसे कंप्लीट हुआ, बना, इन्फोर्समेंट हुआ, फॉर्म्ड हो गई. इसके बाद ये इसमें कुछ इसके पहले भी क्या ऐसा रहा है क्या ब्रिटिश शासन में, जैसे ब्रिटिश से हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पर भी कोई था क्या? तो इसके पहले भी थे. ऐसा नहीं कि ये केवल आजादी के बाद 1956 में आया, नहीं, 1947 में भी ये एक्ट आ चुका था. और इसमें हम कह सकते हैं कि इसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. ये इसमें पहले जो ब्रिटिश टाइम, जब आजादी से पहले ही ये चालू था, बट आजादी तक ये इसमें काम करता रहा. फिर 1956 में ये आ गया और 1957 में ये पूरी तरीके से अब इनेक्टेड हो गया, लागू हो गया. लागू हो जाने के बाद इसमें यह था कि कोई भी चीज ऐसी इसमें मिसयूज ना की जाए, किसी भी धन का मिसयूज ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें ना हो, जो गवर्नमेंट का है वो ठीक से आए, ठीक से चले. अभी इसलिए चर्चा में है. आप देख रहे हैं जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं. बहुत सारी जो अपोजिट पार्टीज हैं वो लगा रही हैं कि ऐसे ऐसे गड़बड़ है. जो सही है गलत है अब ये इस वजह जाने, बट ये एकदम से पूरी तरीके से फेडरल एजेंसी है और इस पर किसी का दबाव नहीं होता है. बट ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडी में पार्ट रखा गया है इसका. इसके साथ साथ हम इसमें अगर देखा जाए तो इसके बाद कुछ इसमें चेंजेस और भी आ गए कि भाई इतने में तो काम चलेगा नहीं, तो कुछ चीजें इसमें और जोड़ देते, कुछ एक्ट्स लाए गए. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में एक एक्ट आया, इसके साथ जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया. ठीक है. इसके तो आप इसमें कर सकते हैं. जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको मैनेजमेंट के तरीके से ले आया गया. तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में एक एक्ट आ गया. नंबर 2, फिर इसके बाद एक एक्ट जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे आता गया. दूसरा आ गया प्रिवेंशन. अब किस चीज का प्रिवेंशन करना है, किस चीज को प्रिवेंट करना है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आ गया, तो जिसके तहत आजकल पकड़े जा रहे हैं लोग. तो प्रिवेंशन ऑफ
मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, पीएमएल आ रहा है, पीएमएल की अगर बात करें एक्ट की, तो 2002 में आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से बचाया जाए, रोका जाए। इसके लिए ईडी काम करेगी, इस पे जाएगी, जांच पड़ताल करेगी, काम करेगी। इसके बाद आ गया फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018 में एक्ट, ये भी आ गया, तो इसके लिए भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो थर्ड लॉ भी आया। इसके साथ साथ इसमें लॉ बनते चले गए धीरे धीरे, 2018 तक इतने लॉ हमारे बनाए गए। और इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये हमारे आगे आते गए, तो इसके बाद हमारी चीजें बदलती गई और कठोर होता गया ईडी, और ताकत ईडी को मिलती गई कि भाई हम इस चीज से रोक सकते हैं, ऐसी चीजें हमारे पास है, इन केसेस पे जा सकती हैं। इतनी चीजें इस पर आई और इसके साथ शुरुआत हो गई। अब इसके बाद जब शुरुआत हो गई, इसको हम ऐसे भी नाम देते हैं, जो चौथा वाला है ना, मैंने बताया कि FEOA 2018 एक्ट, ठीक है। तो आप इसे फॉरगेटिव इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स एक्ट है 2018, वो इसके अंतर्गत आया था। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी जब शुरुआत की गई, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, तो हेडक्वार्टर ईडी का जो हेडक्वार्टर, वैसे हमारे कई जगह इसके सेंटर्स है, कई जगह इसके ब्रांचेस हैं, लेकिन इसके जोनल ऑफिस जिसे कहते हैं, जोनल ऑफिस कई जगह, जैसे बेंगलुरु में है, पुणे में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, कोची में है, ऐसे बहुत जगह, पणजी में है, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ऐसे बहुत सारी जगह। लेकिन हेडक्वार्टर जो इसका बनाया गया वो दिल्ली बनाया गया। क्या बनाया गया? हेडक्वार्टर जो इसका बना वो है दिल्ली, शुरू में है। फिर इसके बाद इसके बहुत सारे ऑफिसेस बनने लगे सभी जगह अलग अलग। जैसे मैंने बताया कि चाहे आप जहां से उठा लें, इसमें बहुत सारे ऐसे नामी, जैसे कोलकाता, जालंधर, मुंबई, पटना, श्रीनगर, ऐसे करके यहाँ पर हेडेड कह सकते हैं, हेडेड बाय द ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा ये हेड किया जाता है। एंड इसमें यहाँ ऑफिस बन गए, जिससे वहां के लोकल के लिए देख सके। इतना नहीं, हर काम दिल्ली से तो नहीं हो सकता, इस चीज को लेके आ गया। इसमें एक स्पेशल कोर्ट का भी इसे एक दर्जा दिया गया है, फॉर द ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन 4 ऑफ PMLA। जो आपका जो इसमें एक्ट है, उस एक्ट के तहत इसमें हमारे कुछ पनिशेबल ऑफेंस है, उसके तहत इसके उसमें हमें दंड मिल सकता है। इसमें सारी चीजें, जिसमें कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या कर सकती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, या कंसल्टेशन की बात करें विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद वहां पर इसको अंदर किया जा सकता है, जेल के अंदर लाया जा सकता है। और देखो, जो चीजें बनती हैं उसके लिए क्रिटिसाइज भी होता है, इसके लिए क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। क्रिटिसाइज ये 2022 से ज्यादा हुआ इसके लिए। अब क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये कोई गवर्नमेंट चला रही है, इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट इसमें काम करती है। तो 2022 में जैसे जैसे हमें गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ऐसा आया कि लगभग 23 पीपल्स जो थे कन्विक्टेड थे इसके केस में, लगभग कहा कि 5422 केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं PMLA के तहत, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लोगों को अंदर में लिया गया है। कितने केसेस? 5422 केसेस इसके अंदर में लिए गए हैं PMLA के तहत, है ना, ये PMLA एक्ट के तहत कि मनी लॉन्ड्रिंग का भाई केस है इसके अंदर। और 23 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड। इसके बाद इसमें जो 17 ईयर्स, आफ्टर 17 ईयर कह सकते हैं, इसके पास होने के बाद आप देख लो कि तब इतना बड़ा केस हुआ। ऐसा नहीं है कि जब ये केस आया 2002 में, फिर इसके बाद 2002 के बाद ये फिर चलता रहा, फिर इसके बाद जब एक्ट होके फिर इसमें 17 साल बाद इसमें किसी ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था पहले, फिर धीरे धीरे इधर ज्यादा हो गया। 2022 में बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसाइज होने शुरू हो गया। इसके साथ इसमें यह बताया गया कि भाई ईडी का केस ऐसा है कि ये क्योंकि कई लोग बताते हैं जो जिस पार्टी से होता है वो उसी की चर्चा करता है, यहाँ पार्टी की चर्चा करने की जरूरत है नहीं हमें। तो इसको, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली, हम इसको कहें अगर, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कुछ इसकी अलग चीजें हैं इसके पास, और लेकिन इसकी पावर की बात जरूर करेंगे। इसमें अगर हम कहें कि जो आपके इन्फोर्समेंट है, ये एक तरीके से ये हिरार्की ऑफ ऑफिसर्स कह सकते हैं कि ऐसा है क्या। बहुत सारे बोलते हैं कि जो ईडी है, इट इज हैविंग फॉलोइंग हिरार्की ऑफ द ऑफिसर्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिस एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर
असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ऐसे हिरार्की एक लंबी बनी हुई है। इसमें किसी गवर्नमेंट के, किसी पॉलिटिशियन का या किसी का हाथ डायरेक्ट इसमें नहीं होता, इसका खुद का अपना एक सिस्टम है, चलता है। बट इसके पास पावर है, और ये पावर समझ में तब आई जब ये इधर केसेस ज्यादा बढ़ने लगे। 27 जुलाई 2022 से ये थोड़ा सा ज्यादा पावर में आ गई, अपने पावर का सही यूटिलाइज किया, ये उपयोग किया, तो उस तरीके से हम इसमें कह सकते हैं इसने। तो यहाँ पर हम इसके पास पावर आ गया कि भाई किसी को अरेस्ट करना है, किसी को नोटिस देना है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जब ये पीएल दायर किया गया इसके लिए कि भाई इसके पास पावर ये जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया भाई कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को, और उन्होंने कहा कि आपके पास पावर है, आप इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को पकड़ कर आप जैसा चाहें वैसे आप इसमें थोड़ा सा, लेकिन कोर्ट की मर्यादा रखकर काम करना है। तो ये यहां से मेन बेसिकली आप इसे एक पॉइंट कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एजेंसी भी है, इसे ऑपरेशनल एजेंसी के नाम पर भी इसे हम बोल सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसे ये है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट रेवेन्यू का पार्ट है आपका ईडी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। सो ये बेसिकली पूरा एक पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से चलती है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।